20 अक्टूबर 1962 को भारत और चीन के बीच युद्ध का आगाज़ हुआ था। भारत और चीन के बीच 62 की हुई जंग को 62 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जंग के बीच ही दिवाली का त्यौहार पड़ा था। पूरे देश ने दिवाली नहीं मनाई थी और इस जंग से शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई थी। तो चीन की तरफ से बार बार भारत को धमकाया गया था। जब भारत इन धमकियों से नहीं डरा तो 62 में चीन ने हमला कर दिया। दलाई लामा भारत में अपनी शरण के लिए वापस आए, तभी से चीन हम पर एक बहुत ही बड़ा गुस्सा था। 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तो चीन के साथ सीमाओं को लेकर कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। कहा इसी समय उत्तर प्रदेश के बाराहोती पास में भारतीय सेना की मौजूदगी पर आपत्ति दर्ज कराई गई। कई बार चीन की सेना ने घुसपैठ की और पड़ोसी ने इस पर भी अपना दावा जताया था। चीन ने तो हद कर दी जब उसने अपने नए आधिकारिक नक्शे में भारत के पूरे नॉर्थ ईस्ट पर अपना अधिकार जता दिया। साथ ही लद्दाख, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को भी अपना बताया। चीन के 80,000 सैनिकों ने तिब्बत के पास बर्फीली पहाड़ियों पर तैनात मुट्ठी भर भारतीय सैनिकों पर भारी मशीन गनों और अत्याधुनिक हथियारों से हमला कर दिया था। सैकड़ों सालों की अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुए भारत को महज 15 साल ही बीते थे। भारी गरीबी और अशिक्षा से जूझ रहे देश को मजबूत बनाने के लिए नेहरू ने आंतरिक मोर्चे पर सामाजिक आर्थिक मजबूती की कवायद में थे। पड़ोसी पाकिस्तान से संबंधों में तो शुरुआत से ही खटास थी, लेकिन चीन से रिश्ते मधुर। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगने वाले जवाहरलाल नेहरू को 62 की एक सुबह तब तगड़ा झटका लगा जब उन्हें भारत से सटी चीन की सीमा पर मुट्ठी भर भारतीय सैनिकों पर चीनी फौज के अनसंयोजित हमले की खबर मिली। चीन ने पूरे लाल लश्कर के साथ लद्दाख और मैकमोहन रेखा को पार कर मुट्ठी भर भारतीय सैनिकों की टुकड़ी पर तब अत्याधुनिक मशीन गनों से अन्य हथियारों से हमले शुरू कर दिए थे। जब भारतीय सेना के पास चीनी सेना के मुकाबले बहुत कम क्षमता वाली बंदूकें और गोले बारूद थे, आधाधुंध फायरिंग शुरू की। हिंदी चीनी भाई भाई के भ्रम के बीच दोस्ताना रिश्ते में विश्वासघात करने की चीन की इस चाल से भारत को जो जख्म मिला उसकी तारीख साल 1962 थी। युद्ध के लिहाज से भारतीय सेना के लिए एक टीस बनकर रहने वाली यह तारीख भले ही संबंधों को तार तार करने वाली थी, कुटिल चाल से जुड़ी है, पर आज के मजबूत भारत के लिए एक सीख बनकर आई थी। इस युद्ध के बाद से भारत और चीन में कभी कोई मित्रता नहीं हुई और आज तक इसका 1962 का हारा हुआ वह युद्ध आज तक सीने में धड़कता है। इसके बाद फिर से 1965 में भारत का और चीन का युद्ध हुआ, जिसमें भारत ने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया। इंडो चाइना वार 1965 भी मैं एपिसोड जल्दी लेके आऊँगी। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें और इसे वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको पता चले कि इन चीनियों ने हमें कितना बड़ा खंजर होबा है इतिहास में, और वो खंजर आज तक चलता आ रहा है। 20 अक्टूबर 1962 को भारत और चीन के बीच युद्ध का आगाज़ हुआ था। इंडिया चाइना वार दोनों ही देशों के बीच वह पहली जंग थी और इसके बाद से ही रिश्ते बहुत तनावपूर्ण बने हुए हैं। हैरानी की बात है कि इस जंग से 2 साल पहले चीन के पहले प्रधानमंत्री चाउ एन लाई भारत यात्रा पर आए थे। जब चीन ने हमला किया तो किसी को भी समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि पड़ोसी भड़क गया और उसने अचानक से जंग शुरू कर दी। भारत और चीन के बीच 62 की हुई जंग को 62 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 20 अक्टूबर 1962 को ही चीन ने पहला हमला किया था। इस जंग के बीच ही दिवाली का त्यौहार पड़ा था। पूरे देश ने दिवाली नहीं मनाई थी और इस जंग से शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई थी। सन 1960 में तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई भारत के दौरे पर आए थे। इतिहासकारों की माने तो चीन की तरफ से बार बार भारत को धमकाया गया था। जब भारत इन धमकियों से नहीं डरा तो 62 में चीन ने हमला कर दिया। आखिर वो कौन सी वजह थी जिसने चीन को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत की बात। आज हम बात करेंगे इंडो चाइना वार 1962 की। भारत और चीन के बीच
सीमा विवाद दरअसल ब्रिटिश काल की उस गलती का हिस्सा है जो नक्शे बनाते समय की गई थी। जर्नी टू द वेस्ट इस किताब में 16वीं शताब्दी की चीनी साधु जुआन जंग की भारत यात्रा के बारे में लिखा गया है। वह भारत में बौद्ध सूत्रों की जानकारी हासिल करने के लिए आए थे। किंग वंश के 5वें सम्राट कियानलोंग ने आगे चलकर इसका खास संस्करण तैयार किया। इसमें उन्होंने बहुत ही अजीब शब्दों के साथ एक विचित्र दुनिया के बारे में एक मानचित्र के जरिए बताया था। इस मानचित्र में भारत को कुनलुन रेंज के दक्षिण में कहीं स्थित बताया गया था। हिमालय में कहीं एक लाइन बनी थी और किसी को यह मालूम नहीं था कि शुरू कहाँ से होती है और ख़त्म। भारत पर जब अंग्रेज़ों का शासन शुरू हुआ तो यह मामला और बहुत पेचीदा हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी, जिन्हें गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने भी था, उन्होंने 18वीं शताब्दी में तिब्बत में एक अजीब सी खोज शुरू की थी। उस समय चीन से आने वाले सामानों की मांग में तेज़ी से इजाफा हो रहा था। ब्रिटिश अधिकारी इससे परेशान हो गए थे। इतिहासकारों की माने तो प्रतिबंध व्यापार के चलते ब्रिटिश अधिकारियों के लिए कई मुश्किलें पैदा हो गई थीं। ऐसे में तिब्बत को एक वैकल्पिक रास्ते के तौर पर देखा गया। ल्हासा के मैदानी इलाकों को जोड़ने वाले व्यापार की बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं थीं, जो व्यापारियों और बौद्ध भिक्षुओं के साथ ही डाकुओं के लिए भी लंबे समय तक फायदे का सौदा बनी हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर अपना नियंत्रण चाहती थी। हेस्टिंग्स को ल्हासा में दाखिल होने की मंजूरी नहीं मिली थी, लेकिन युवा अधिकारी जॉर्ज बोगले ने सन 1774 में एक दूतावास के जरिए राजनयिक संबंधों की स्थापना में सफलता हासिल कर ली थी। सन 1783 में एक और ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार अधिकारी यहाँ पर पहुँचा था। उसके पास कई तरह के आकर्षक गिफ्ट्स थे, मगर अंग्रेज़ों की चाल ज़्यादा काम नहीं आई और तिब्बत पर उनका कोई प्रभाव नहीं हो सका। 14वीं शताब्दी तक तिब्बत का चीन और मध्य एशिया के साथ काफ़ी जटिल रिश्ते थे। आप एंड तक बने रहिए, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ समझ में आएंगी कि आखिर ये युद्ध हुआ क्यों था और इसमें भारत को हार क्यों मिली थी। अंग्रेज़ों ने इसके बाद भारतीय जासूस शरत चंद्र दास को दिसंबर 1878 में तिब्बत भेजा था। दास ने जो कुछ भी देखा वह परेशान करने वाला था। तिब्बत की स्थानीय अर्थव्यवस्था बिखरती जा रही थी। यहाँ पर अधिकारी चांदी और ख़राब सिक्कों के बीच अंतर मिटाने की कोशिश में लगे थे। अथॉरिटीज़ अपनी ताकत का गलत प्रयोग कर रही थी। स्थानीय अपराधियों को चेन में बांधा जाता, उनकी आंखें निकाल ली जाती थी और जंजीरों में जकड़े हुए ही वो भोजन के लिए भीख मांगते थे। सन 1881 के अंत में दास ब्रिटिश ऑफिसर कोलमैन मैकाले के साथ तिब्बत लौट आए। एक और ब्रिटिश अधिकारी लॉरेंस वार्डल ने सन 1905 में कहा था कि अगर यह पता लग गया कि दास एक जासूस थे तो फिर इसके नतीजे काफ़ी भयानक होंगे। तिब्बत के लोग जिन्होंने दास की मदद की थी, उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई। इनके नौकर के शवों को शत-विशत कर दिया गया, इनके हाथ और पैर काट दिए गए और उनकी आंखें फोड़ दी गई। ब्रिटेन को यह पता लग चुका था कि किंग राजवंश कितना ताकतवर है और तिब्बत में अंग्रेज़ों को कोई मददगार नहीं था। सन 1904 में वो ड्रैगन वर्ष के लिए तिब्बती धार्मिक कैलेंडर की तरफ से चेतावनी दी गई। लुटेरों, झगड़ों और लड़ाई का एक महान युग आने वाला है। यहाँ के जोखांग मंदिर में पीपल के ड्रैगन के सिर से पानी की बूंदों के टपकने को गंभीर संकेत के तौर पर देखा गया। बावजूद इसके कि ल्हासा में बारिश नहीं हो रही थी, एक पुरोहित ने युद्ध की भविष्यवाणी कर डाली। एडवेंचरर फ्रांसिस यंग हस्बैंड की अगुवाई में ब्रिटिश सैनिकों ने उस साल ल्हासा पर कब्जा कर लिया। गोलियों से बचने के लिए तिब्बती सैनिकों ने जादुई ताबीज़ बांधे हुए थे, लेकिन इन्हें भी मार दिया गया था। दलाई लामा के साथ हुई संधि की वजह से अंग्रेज़ों ने ल्हासा में सैन्य मौजूदगी का अधिकार हासिल कर लिया था। सन 1910 में गर्मियों से चीन ने खुद को फिर से स्थापित करना शुरू कर दिया। तिब्बत के खान क्षेत्र में विद्रोह की धमकियों के बाद भी किंग ने अपने सैनिकों को ल्हासा पर कब्जा करने का आदेश दिया। किंग सेना के सैनिकों ने रीमा शहर पर कब्जा कर लिया और ग्रामीणों को असम के मैदानों इलाकों में एक व्यापक नई सड़क बनाने का आदेश दिया। सियांग नदी के उत्तर में कोंगपो के जंगलों में सैनिकों को देखा गया।
दलाई लामा भारत में अपनी शरण के लिए वापस आए तभी से चीन हम पर एक बहुत ही बड़ा गुस्सा था। 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तो चीन के साथ सीमाओं को लेकर कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। जो पहला आधिकारिक नक्शा जारी किया गया उसमें सिर्फ लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को ही बॉर्डर के तौर पर दिखाया गया। इसमें सीमा परिभाषित नहीं है। इस शब्द के प्रयोग किया गया सन 1911 में ल्हासा में जो संघर्ष हुआ उसके बाद चीन और भारत के बीच शिमला समझौते पर वार्ता हुई। इसमें तिब्बत और भारत के बीच बॉर्डर को ख़त्म करने का जिक्र हुआ। चीन वार्ता से उठकर चला गया था लेकिन दलाई लामा ने इस वार्ता को आगे बढ़ाया। उस समय ब्रिटेन ने तिब्बत की आज़ादी गारंटर के तौर पर नज़र आ रहा था। सन 1914 में ब्रिटिश अधिकारी हेनरी मैकमोहन ने हिमालय पर एक रेखा खींची जो बर्मा से लेकर भूटान तक 1400 किलोमीटर थी। नया बॉर्डर अंग्रेजों तक कल्पना के मुताबिक ही था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस बॉर्डर को भुला दिया गया क्योंकि चीन ब्रिटेन का साथी था और अमेरिका जापान के खिलाफ था। सन 1950 में पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA के सैनिक ल्हासा में पहुंचे और भारत की सीमाएं ही बदल गई। जो नक्शा इस साल जारी किया गया था उसे 4 साल बाद वापस लिया गया। तिब्बत पर हमले के बाद यह साफ हो चुका था कि चीन भारत के साथ लगी सीमाओं को नहीं मानता है। जब चाउ एन लाई भारत आए तो उन्होंने सीमाओं पर भारत की समझ पर कुछ नहीं कहा। इसी समय उत्तर प्रदेश के बाराहोती पास में भारतीय सेना की मौजूदगी पर आपत्ति दर्ज कराई गई। कई बार चीन की सेना ने घुसपैठ की और पड़ोसी ने इस पर भी अपना दावा जताया था। सन 1958 में चीन ने तो हद कर दी जब उसने अपने नए आधिकारिक नक्शे में भारत के पूरे नॉर्थ ईस्ट पर अपना अधिकार जता दिया। साथ ही लद्दाख, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को भी अपना बताया। एन लाई ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से बार बार सर्वे की मांग की और हर बार नेहरू ने इसे खारिज कर दिया। 14 दिसंबर 1958 को नेहरू ने एन लाई को लिखा, भारत के इन हिस्सों को लेकर कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि किस तरह से सर्वे इन तय सीमाओं को प्रभावित करेंगे। 20 अक्टूबर 1962 को चीन के 80,000 सैनिकों ने तिब्बत के पास बर्फीली पहाड़ियों पर तैनात मुट्ठी भर भारतीय सैनिकों पर भारी मशीन गनों और अत्याधुनिक हथियारों से हमला कर दिया था। सैकड़ों सालों की अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुए भारत को महज 15 साल ही बीते थे। भारी गरीबी और अशिक्षा से जूझ रहे देश को मजबूत बनाने के लिए नेहरू ने आंतरिक मोर्चे पर सामाजिक आर्थिक मजबूती की कवायद में थे। पड़ोसी पाकिस्तान से संबंधों में तो शुरुआत से ही खटास थी, लेकिन चीन से रिश्ते मधुर। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगने वाले जवाहरलाल नेहरू को 62 की एक सुबह तब तगड़ा झटका लगा जब उन्हें भारत से सटी चीन की सीमा पर मुट्ठी भर भारतीय सैनिकों पर चीनी फौज के अनसंयोजित हमले की खबर मिली। चीन ने पूरे लाल लश्कर के साथ लद्दाख और मैकमोहन रेखा को पार कर मुट्ठी भर भारतीय सैनिकों की टुकड़ी पर तब अत्याधुनिक मशीन गनों से अन्य हथियारों से हमले शुरू कर दिए थे। जब भारतीय सेना के पास चीनी सेना के मुकाबले बहुत कम क्षमता वाली बंदूकें और गोले बारूद थे। भारत से 2 साल बाद आजाद हुआ चीन आखिर 1962 की जंग कैसे जीता। 1959 से ही बॉर्डर पर टेंशन बढ़ चुकी थी और दोनों तरफ से फायरिंग अब आम बात थी, बट चीन के मंसूबे कुछ और थे। चीनी सैनिकों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू की। हिंदी चीनी भाई भाई के भ्रम के बीच दोस्ताना रिश्ते में विश्वासघात करने की चीन की इस चाल से भारत को जो जख्म मिला उसकी तारीख साल 1962 थी। युद्ध के लिहाज से भारतीय सेना के लिए एक टीस बनकर रहने वाली यह तारीख भले ही संबंधों को तार तार करने वाली थी, कुटिल चाल से जुड़ी है, पर आज के मजबूत भारत के लिए एक सीख बनकर आई थी। इस युद्ध के बाद से भारत और चीन में कभी कोई मित्रता नहीं हुई और आज तक इसका 1962 का हारा हुआ वह युद्ध आज तक सीने में धड़कता है। इसके बाद फिर से 1965 में भारत का और चीन का युद्ध हुआ जिसमें भारत ने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया। इंडो चाइना वार 1965 भी मैं एपिसोड जल्दी लेके आऊँगी। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें और इसे वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको पता चले कि इन चीनियों ने हमें कितना बड़ा खंजर घोंपा है इतिहास में और वो खंजर आज तक चलता आ रहा है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको मिलेंगे कल की हम अगली वीडियो में।